आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि परिकल्पना क्या है तथा इसकी क्या विशेषता है और इसके क्या कार्य हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि परिकल्पना क्या होती है, कि हाइपोथेसिस क्या है। जब भी हम शोध करते हैं, जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो परिकल्पना क्या है, उस शोध के प्रोसेस का एक अनिवार्य भाग है। इसी के द्वारा हमारा जो रिसर्च है उसका एक दिशा मिलती है। तो परिकल्पना एक अस्थायी कथन या प्रस्तावित स्पष्टीकरण होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के दौरान परीक्षण टेस्ट करने का इरादा रखता है। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध के बारे में एक शिक्षित अनुमान या पूर्व धारणा होती है। तो हाइपोथेसिस क्या है? यह एक अस्थायी कथन है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि कोई भी जब समस्या रहती है, तो जब हम उस पे कल्पना के माध्यम से जब सोचते हैं, विचारते हैं, तो वह एक अस्थायी कथन होता है। वह अस्थायी तब होता है जब हमारा रिसर्च जो समस्या है उसका जो भी हम परिकल्पना करते हैं, तो जब उसका परिणाम सही से आ जाता है उस सोच के अनुसार, तब हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तो यह एक शोध के दौरान करने वाला क्या है? एक टेस्ट है जो क्या करता है, हमें करने के लिए एक इरादा रखता है या इरादा बनाते हैं हम लोग हाइपोथेसिस के द्वारा। तो हाइपोथेसिस क्या है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या करती है? यह संबंधों को बताती है, एक अवधारणा बनाती है, और तथा यह एक क्या है? अनुमानित एक अवधारणा है। तो हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यह एक अनुमान है, या यह एक प्रस्तावित समाधान है, या एक अनुमानित समाधान है, या फिर यह एक परीक्षण योग्य या टेस्टेबल होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि कल्पना करके के फिर इसको आगे हम लोग टेस्ट करते हैं कि जो हमने कल्पना की है क्या वह सही है या नहीं है। यह चरों के बीच क्या करता है? संबंध बताता है। और हम लोग सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि परिकल्पना, जो कि दो शब्दों से बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर या फिर लगभग, और कल्पना का क्या मतलब होता है? कल्पना का मतलब होता है मान लेना या एक मानसिक छवि बनाना। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिकल्पना क्या है? किसी चीज के चारों ओर की गई कल्पना, या फिर किसी विषय के संबंध में किया गया विचार, या एक अनुमानित कल्पना। तो हम लोग इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कुछ पौधे दूसरे पौधों की तुलना में क्या कर रहे हैं? तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आता है कि ये पौधे इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो आप क्या करते हैं? आप इस पे परिकल्पना शुरू करते हैं, एक अनुमान लगाना शुरू करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि अगर पौधों को ज़्यादा धूप मिलती है तो वह तेजी से बढ़ सकते हैं, या फिर उनको पानी मिलता है तो वह तेजी से बढ़ सकते हैं, या फिर उनका जो आसपास का वातावरण है, या फिर उसको मिट्टी विट्टी मिले, या फिर आसपास का वातावरण क्या है? प्रदूषित नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं कि वह तेजी से बढ़ सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया? एक अनुमान हो गया। अब क्या करेंगे? इस परिकल्पना का हम लोग परीक्षण कर सकते हैं, करेंगे या कर सकते हैं कि आप कुछ पौधों को क्या करेंगे? ज़्यादा धूप में रखेंगे, और कुछ पौधों को क्या करेंगे? कम धूप में रखेंगे, और देखेंगे कि कौन सा जो पौधा है वो तेजी से बढ़ता है। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिकल्पना क्या है? एक शुरुआती विचार है या एक अंदाजा है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से क्या करते हैं हम लोग? जांचते हैं, जांचा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना करेंगे, उसको क्या करेंगे? धूप में रखेंगे और एक को छांव में रखेंगे। तो हम क्या पाते हैं कि जो धूप में जिस पौधे को रखते हैं, तो क्या हो? तेजी से वह ग्रोथ करता है। तो ये क्या होगी? हमारी परिकल्पना की पूर्ति हो जाती है। वहाँ पे हमारी जो परिकल्पना है उसका जो टेस्ट है वो पूरा हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आपके दोस्त आपको देखना है कि आपके दोस्त परीक्षा से जो पहले है देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो उनके अंक क्या आते हैं? कम आते हैं। कि आपका कोई मित्र है जो रात देर भर, या खुद ही आप रात देर भर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, और तथा फिर भी उनके अंक कम आते हैं। तो आपका सवाल है कि क्या देर तक पढ़ाई करने से परीक्षा के अंक बुरा या कम आते हैं, या क्या इसका परीक्षा पर असर पड़ता है? तो आप क्या करेंगे? आप परिकल्पना आप सोचेंगे कि क्या एक अंदाजा लगाएंगे कि जो भी मतलब कि जो छात्र हैं, या स्वयं आप अगर देर रात तक पढ़ाई करते हैं, तो उनके हमारे या उनके परीक्षा के जो परिणाम है, क्या वह कम अंक आते हैं या नहीं आते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? फिर अब इसकी जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कुछ छात्रों को, या फिर हम भी और उनके साथ क्या करेंगे? देर रात तक पढ़ेंगे तथा पढ़ाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि कुछ को पर्याप्त नींद लेने के लिए बोलेंगे, और कुछ क्या करेंगे?
उनके परीक्षा के अंकों की हम लोग क्या करेंगे, फिर तुलना करेंगे कि कुछ जो विद्यार्थी देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं, वह समय पे अपना सो जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। और अगर देर रात तक पढ़ने वाले छात्र का अंक सच में कम आता है, तो आपकी परिकल्पना को क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा था कि रात देर तक जो पढ़ाई करता है उसके कम अंक आते हैं। तो हम लोगों ने यह प्रोसेस को किया और क्या पाते हैं कि सच में ये छात्रों के अंक कम आते हैं। तो आपकी परिकल्पना को क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। अगर उनके अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर वे बेहतर करते हैं, तो आपकी परिकल्पना गलत भी साबित हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं कि परिकल्पना क्या है, एक अनुमानित एक सोच है जिसके द्वारा क्या होती है, शोध की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक। अब आगे देखते हैं कि परिकल्पना की क्या क्या कार्य होते हैं, कि फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले है शोध को दिशा देना, कि प्रोवाइड डायरेक्शन टू अ रिसर्च। परिकल्पना क्या करती है कि शोधकर्ता को एक शोध का एक स्पष्ट रूप से यह बताती है, उसको यह दिशा प्रदान करती है कि किन चरों का उनको अध्ययन करना है, किस दिशा में उनको जाना है, और किन किन संबंधों का और कैसे कैसे परीक्षण करना है, उनको टेस्ट करना है। यह शोध को केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का कार्य करती हैं। फिर दूसरी इसका क्या कार्य है कि यह समस्या को स्पष्ट करने का कार्य करती है, क्लैरिफाइज द प्रॉब्लम। कि यह एक अच्छी परिकल्पना या शोध समस्या को अधिक विशिष्ट और समझने योग्य बनाती है। यह समस्या के दायरे को भी क्या करती है, सीमित करती है, और शोधकर्ता को अनावश्यक जानकारी एकत्र करने से रोकती है। हाइपोथेसिस क्या करती है, जो भी समस्या है उसको क्या करती है, इसका कार्य है कि जो भी हमारी समस्या है उसको क्या करना, स्पष्ट करना, एक सही मार्ग दिखाना। फिर क्या है, डेटा संग्रह के लिए मार्गदर्शन, गाइड्स टू डेटा कलेक्शन। की परिकल्पना का क्या कार्य है कि यह डेटा संग्रह के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। कैसे, कि जो परिकल्पना है शोधकर्ता को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि किस प्रकार का डेटा एकत्रित करना है या किया जाना चाहिए, और उसमें कौन कौन से उपकरण का, जैसे प्रश्नावली या साक्षात्कार या ऑब्जर्वेशंस का हम लोग उपयोग करेंगे, या फिर डेटा का कैसे हम लोग विश्लेषण किया जाएगा। तो ये क्या करती है, हमें मार्ग भी देती है परिकल्पना। जब जो भी समस्या रहेगा तो उसको हम लोग परिकल्पना के आधार पर क्या करेंगे, हम लोग डेटाज के जो संग्रह है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो यह परिकल्पना के कार्य हैं। तथा चौथा क्या कार्य है इसका परिकल्पना की, हम निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है, हेल्प इन ड्रॉइंग कंक्लूजन। कि शोध के अंत में एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण परिकल्पना को स्वीकार कर रही है या फिर अस्वीकार कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के द्वारा यह पाते हैं कि जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया है, जो भी हमारा शोध का समस्या रहा है, तो वह हाइपोथेसिस क्या हमारा सही हुआ है या सही नहीं हुआ है। लास्ट में हमें ये क्या होता है, निष्कर्ष निकालने पे हमें क्या करती है, या मदद करती है, हमें एक निष्कर्ष प्रदान करती है। फिर पांचवा इसका क्या कार्य है कि ज्ञान के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। कि जब भी परिकल्पनाओं का सफलतापूर्व परीक्षण किया जाता है, जब भी हमारी जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, जब उसका टेस्ट सही हो जाता है, तो हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं क्या, मौजूदा ज्ञान में वृद्धि होती है, तथा हमारे ज्ञान के आधार को क्या करती है, जोड़ती है, और नए नए सिद्धांतों को निर्माण करने में यह मदद करती है। यदि वे अस्वीकृत हो जाते हैं या हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है, तो भी भविष्य के लिए क्या होते हैं, शोध के लिए एक नई अंतर्दृष्टि यह प्रदान करती है। फिर छठा क्या इसका कार्य है कि शोध की दक्षता बढ़ाना, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिसर्च। कि शोध का परिकल्पना का क्या कार्य है कि यह दक्षता बढ़ाने का भी कार्य करती है। कैसे, कि परिकल्पना शोध प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाती है, क्योंकि यह शोधकर्ता को अनावश्यक अध्ययन और भटकने से बचाती है। तो परिकल्पना क्या करती है कि हमारे शोध की दक्षता को भी बढ़ाती है। जो भी हमारा शोध समस्या है या जो भी हमारी समस्या है, वह उसी पर अध्ययन करने के लिए हमें बताती है, या सोचने विचारने के लिए बताती है, न कि और कोई टॉपिक पर या हमें भटकने से क्या करती है, हमें मदद करती है। तो ये क्या थे, हाइपोथेसिस के कार्य थे। इसमें शोध को दिशा देना हो गया, समस्या को स्पष्ट करना, डेटा संग्रह के लिए मार्गदर्शन करना, और निष्कर्ष निकालने में सहायक, और ज्ञान के लिए विकास में योगदान, और फिर उसके बाद शोध की दक्षता को बढ़ाना। अब आगे देखते हैं कि परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। पहला क्या है, स्पष्ट और सटीक। कि इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए परिकल्पना की, यह स्पष्ट हो और सटीक हो। कि परिकल्पना का जो भी कथन है वह स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। जो भी हमारा
टॉपिक है उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित हमारी जो सोच है, जो हमारी कल्पना है या फिर जो हमारा अनुमानित विचार है वो होना चाहिए। इनमें प्रयुक्त जो भी शब्द है वो आसानी से समझ में आने चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलती, गलतफहमी ना हो पाए। फिर क्या हमारी विशेषता होनी चाहिए परिकल्पना की? यह परीक्षण योग्य हो, टेस्टेबल हो। सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्या विशेषता है कि परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका हम लोग क्या कर सके, क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कर सके, इसको परीक्षण कर सके, इसका हम लोग टेस्ट कर सके, यानी वास्तविक डेटा एकत्रित करने के लिए और विश्लेषण करने में क्या होना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए। गैर परीक्षण योग्य कथन परिकल्पना नहीं हो सकते हैं। जो भी हमारा परिकल्पना होगी, हाइपोथेसिस होगी, वह परीक्षण योग्य होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस की क्या विशेषता है कि यह विशिष्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। परिकल्पना सामान्य या अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, वह अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, वह उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए। इसमें जो भी अध्ययन किए जा रहे हैं, जो भी चर हैं, उनके बीच अपेक्षित जो भी सही और सटीक संबंध स्थापित होने चाहिए, जो भी परिभाषित किए जा रहे हैं। चौथा क्या है, इस परिकल्पना की विशेषता क्या होनी चाहिए कि चरों के बीच यह संबंध बताता हो। जो भी हमारे एक परिकल्पना में कम से कम दो चरों, स्वतंत्र फिर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चरों के बीच क्या होना चाहिए, अनुमानित संबंध के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। है उपलब्ध तकनीकों से संबंधित, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, कि जो भी हमारा हाइपोथेसिस है वह परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए आवश्यक डेटा संग्रह और विश्लेषण एनालिसिस तकनीकों को उपलब्ध और व्यवहार्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमारी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, तो बन तो जाए लेकिन उसमें मापने या परीक्षण करने का कोई तरीका ही ना हो। तो इस तरीके से हमारा परिकल्पना होना चाहिए कि उस पर हम लोग उपलब्ध जो भी टेक्निक्स है उसका हम लोग यूज़ कर सके, जो भी हमारे डेटाज है, ताकि हम लोग उसको कलेक्ट कर सके। इस तरह की हमारी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। फिर अगली इसकी क्या विशेषता है कि यह सरल सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, सिंपल एंड कॉन्साइज होना चाहिए। परिकल्पना की विशेषता क्या है कि यह परिकल्पना को यथासंभव सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, जबकि यह अपने उद्देश्य को पूरा करती हो। अनावश्यक जटिलता से इसमें क्या हो, हमें बचने का कोशिश करना चाहिए। जो भी हमारी परिकल्पना है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारी समस्या है, उसके अनुसार जब हम सोच रहे हैं तो वह सरल हो और संक्षिप्त हो। उसमें ज़्यादा जटिलता आएगी तो हमारी जो भी समस्या है उसमें क्या हो सकती है, जो भी हमारी समस्या का समाधान ढूंढना है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। सातवां है, इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए कि सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए, रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग थ्योरीज। एक अच्छी परिकल्पना क्या है, अक्सर मौजूदा सिद्धांतों या पहले के शोधों से क्या होती है, उत्पन्न होती है। यह उन सिद्धांतों का भी विस्तार या परीक्षण करती है। आठवां क्या है कि अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वह भले ही यह अनुमान हो या परिकल्पना, अक्सर पिछले अवलोकन या अनुभव या पहले के शोध के निष्कर्षों पर आधारित होना चाहिए। जो भी हमारा पहले से शोध है उसके अनुभव के आधार पर हमारी जो परिकल्पना आधारित होनी चाहिए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिकल्पना शोध का एक मार्गदर्शक है, जो उसे एक मार्ग प्रदान करती है, एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है, जो शोधकर्ता को यह विशिष्ट उद्देश्य के साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने में भी क्या करती है, मदद करती है, और अंततः ज्ञान के आधार में यह योगदान करती है।